हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ इक्वालिटी एनवायरनमेंट दिस रिवीजन सीरीज़। और इसमें जो है हमने कल पढ़ा स्पीशीज़ के बारे में, जो नेटिव स्पीशीज़ एंड नॉन नेटिव स्पीशीज़ के बारे में, एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हमने। और आज हम करेंगे इंटेंसिव एलियन स्पीशीज़ हम किसको बोलते हैं। इंटेंसिव एलियन स्पीशीज़ बेसिकली नेटिव स्पीशीज़ होती है। नेटिव स्पीशीज़ मतलब जो बाहर से आई हुई है, यहाँ की नेचुरली नहीं है। ये ऐसी नॉन नेटिव स्पीशीज़, ये नॉन नेटिव स्पीशीज़ होती है। नेटिव हो गया जो यहाँ की ही हो, तो नॉन नेटिव मतलब ये बाहर से आई है और ये हार्मफुल होती है टू द इकोसिस्टम। ऐसी स्पीशीज़ जो नॉन नेटिव होती है एंड इट इज़ हार्मफुल टू द इकोसिस्टम बिकॉज दे प्रोपगेट वेरी रैपिड। ये बहुत तेज़ी से प्रोपगेट होती है, बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। ये फूड चेन में भी जो है एडजस्ट नहीं हो पाती है। इसको हम एक्सोटिक स्पीशीज़ भी बोलते हैं। तो इंटेंसिव एलियन स्पीशीज़ होती है नॉन नेटिव स्पीशीज़, मतलब ये नेचुरल यहाँ की नहीं होती है, बाहर से आई होती है, या हार्मफुल होती है। ये प्रोपगेट होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये फूड चेन में ठीक तरीके से एस्टैब्लिश भी नहीं होती है। इसको हम एक्सोटिक स्पीशीज़ भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इंडिया में एक्सोटिक स्पीशीज़ की, बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये बार बार क्वेश्चंस में आता है। प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, या इसको हम गंदा बवाल भी बोलते हैं, गंदा बवाल। ठीक है। इसको एक और जो सबसे ज़्यादा आपको पता होना, दैट इज़ दिस हाइसिंथ, कॉमन वाटर हाइसिंथ। ठीक है, ये नॉन नेटिव स्पीशीज़ है, ये सही नहीं होता है, इसको ज़्यादा ग्रो नहीं देना चाहिए। लंताना तमारा, ये भी एक नॉन नेटिव एक्सोटिक स्पीशीज़ है। पार्थिनियम हिस्टीरोफोरस, कांग्रेस ग्रास भी इसको बोलती है, ये भी एक्सोटिक स्पीशीज़ है। यूकैलिप्टस का आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर है ये। और ये कॉमन वाटर हाइसिंथ और यूकैलिप्टस का आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। यूकैलिप्टस जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया एक सफ़ेदा है जो बहुत लंबा जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के अंदर इसको हमने लाया। इट इज़ नोन फॉर रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर टेबल एंड कॉजिंग सॉइल इरोजन। लेकिन फिर क्या देखा गया कि ये बहुत ज़्यादा पानी लेता है, ग्राउंड वाटर, इससे ग्राउंड वाटर टेबल कम हो जाता है और उससे सॉइल इरोजन भी होता है। और एक है जो है वैटल, इसको हम एकैक्सिया भी बोलते हैं, वैटल। इंट्रोड्यूस्ड थो, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ इन्वेजिव स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट्स ऑफन कॉल्ड टू फॉरेस्ट फायर। जो वैटल है ना, एकैक्सिया, ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और इससे फॉरेस्ट फायर्स भी ज़्यादा होते हैं, इन्वेजिव स्पीशीज़ है। ठीक है। तो ये जो इंटेंसिव एलियन स्पीशीज़ होती है ना, ये नॉन नेटिव होती है, जो बाहर से लाई गई हो। ये हार्मफुल होगी इकोसिस्टम को, और जो प्रोपेगेट करेगी बहुत तेज़ी से, लेकिन ये फूड चेन में स्टेबल नहीं होती। इनको हम एक्सोटिक स्पीशीज़ भी बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कॉमन वाटर हाइसिंथ, इसमें आपको यूकैलिप्टस याद रखना है, और वैटल, एकैक्सिया। ठीक है। वाई दे आर थ्रेट फॉर लोकल स्पीशीज़, लोकल स्पीशीज़ के लिए ये थ्रेट क्यों होती है। ठीक है। जिसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा वो पहले कल वाला लेक्चर देखना, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, सो दैट कि आपको सारे पॉइंट्स जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते रहे वो याद रहे। ठीक है। दे प्रोपगेट रैपिडली ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ अदर स्पीशीज नॉट पार्ट ऑफ द फूड चेन। बेसिकली मैंने आपको बोला ये इसलिए थ्रेट है बाकी लोकल स्पीशीज के लिए। बेसिकली तो ये फूड चेन का पार्ट नहीं है, ये फूड चेन में ठीक से एडजस्ट नहीं होती है, क्योंकि फूड चेन वो होती है जिसमें सारी एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज का खाना बन सकती है। एक स्पीशीज से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे हम जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और दूसरा ये कि ये तो एक फूड चेन का पार्ट भी नहीं है। दूसरा ये रैप इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि ये बाकी न्यूट्रिएंट्स खा जाती है, बाकी स्पीशीज़ की न्यूट्रिएंट्स खा जाती हैं। ठीक है। इसके बाद बात आता है सेंटिनल स्पीशीज़ की। सेंटिनल स्पीशीज़ हम किसको बोलते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज़ को बोलते हैं। ठीक है। इंडिकेटर स्पीशीज़, सेंटिनल स्पीशीज़। अब ये इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होती है, also known as indicator species because they are sensitive to the present or absence of certain environmental conditions। देखो, सेंटिनल स्पीशीज़ हम इंडिकेटर स्पीशीज़ को बोलते हैं। इंडिकेटर स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, सिंपल आसान भाषा में मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ। अगर एनवायरनमेंट में कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हमें कुछ ऐसे जानदार होते हैं ना, कुछ उनका होना हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये कंपाउंड्स है, इसलिए ये जो स्पीशीज़ है ना, इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। कभी क्या होता है, अगर कुछ
कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से कोई स्पीशीज़ ख़त्म ही हो जाती है। तो अगर हमें लगता है कि कोई स्पीशीज़ ख़त्म हो गई तो उसका हमें मतलब है यहाँ पे पोल्यूशन, अगर हमें लगता है कोई स्पीशीज़ ज़्यादा बढ़ गई इसका मतलब है कोई कंपाउंड ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इंडिकेट करती हैं ये इतनी सेंसिटिव होती है, तो सर्टन एनवायरमेंटल कंडीशंस को इंडिकेट करती है कि किस एनवायरमेंट में अभी कुछ कैसी कंडीशंस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जिसे लाइकन्स, फंगस और एल्गी होती हैं। इंडिकेट्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन स्पेशली एसिड रेन, अगर एसिड रेन होगा तो फंगस और एल्गी होगा तो हमें लाइकन्स दिखने को मिलेंगी और हमें इससे पता चलता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। दो तरह की हो सकती है, ड्राई डिपोजिशन, एसिड रेन की ड्राई डिपोजिशन हो सकती है, वेट डिपोजिशन हो सकती है, ठीक है। एसिड रेन में ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे NO2 SO2 प्रेजेंट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और H2SO4 बनता है तो एसिड रेन बनता है। तो वैसे ही लाइकन्स या फंगस या एल्गी हमें इंडिकेट करते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, स्पेशली कि एसिड रेन है, ठीक है। अब फ्रॉग्स क्या इंडिकेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपको ने ये चीज़ें याद रखी ना, आपको इकोलॉजी एनवायरमेंट में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रॉग्स इंडिकेट द हेल्थ ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फ्रॉग्स के बेस पे आप जो है वेटलैंड का हेल्थ हम देखते हैं और इसका फॉरेस्ट इकोसिस्टम का भी हेल्थ हम बता सकते हैं, ठीक है। Butterflies are keystone and indicator species. Corathayas has been declared as state butterfly of Tamil Nadu. बटरफ्लाई जो है ना वो भी इंडिकेटर स्पीशीज है और उनको हम कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। आपको याद रखना है तमिलनाडु ने रिसेंटली क्या किया, तमिलनाडु ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की है किरकोरिया को, किरकोरा आप खुद ही प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, किरकोराथेयस को, ठीक है। इसको हम तामिलियन वॉरियर भी बोलते हैं इस बटरफ्लाई को, इसको बनाया गया स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है। स्टेट बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु है किरकोराथेयस, इसको हम तामिलियन वॉरियर भी बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की एक स्टेट बटरफ्लाई है दैट इज ब्लू मॉर्मॉन, ब्लू मॉर्मॉन महाराष्ट्र की है, ठीक है। एम फॉर मॉर्मॉन, एम फॉर महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तराखंड की है कॉमन पीकॉक, ये भी बटरफ्लाई है। कर्नाटक की कौन सी बटरफ्लाई स्टेट बटरफ्लाई है, साउदर्न बर्ड। बहुत सारी स्टेट्स ने स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया है, तो कर्नाटक की है साउदर्न बर्ड विंग्स, ओके। केरल की है बैंडेड पीकॉक, केरल की क्या है, बैंडेड पीकॉक, राइट, ओके। तो केरला एक स्पेशल जगह है। उत्तराखंड तो बिल्कुल पहाड़ है, बंजर टाइप है, तो ये कॉमन पीकॉक आएगा। केरल तो है अच्छी खासी एक जगह, वहाँ पे स्पाइसेस मिलते हैं, तो बैंडेड पीकॉक आप ऐसे याद रख लेना। कर्नाटक का याद रख लेना, कर्नाटक में आर प्रोमिनेंट है, इसमें साउदर्न बर्ड विंग्स जो है इसमें भी आर प्रोमिनेंट है, तो कर्नाटक का ये आएगा, ठीक है। एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर मोरमोन, तो ब्लू मोरमोन महाराष्ट्र की है, ठीक है, ओके। All the level predators such as lion, tiger, leopard, etc. they indicate the health of entire ecosystem. तो lion ज़्यादा पॉपुलेशन की बढ़ रही है, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, leopard की पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, वो भी हमें पूरे इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में बताती हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, पिग्मी हॉक ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है। पिग्मी हॉक असम में पाई जाती है, इंडिकेट्स द हेल्प ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का कैसा हेल्थ है, ग्रासलैंड्स में ग्रास है या नहीं है, बारिशें कैसी होती है, उससे घास उगता है, तो ये हमें पिग्मी हॉक की प्रेजेंस हमें बताता है, ठीक है। तो ये था बात किसके रिलेटेड, इंडिकेटर स्पीशीज के रिलेटेड, जो हमें डिफरेंट इकोसिस्टम्स का सेहत का हाल बताता है। अब अगर बात आती है कीस्टोन स्पीशीज पे, बीज एंड वेस्प्स। देखो ये जो बी होती है ना, बी और वेस्प में क्या फ़र्क है, इसमें फुजी होती है, हेल्प ह्यूमंस बाय पॉलिनेटिंग आवर प्लांट्स। तो ये बीज की वजह से प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है। ये एक फ्लावर प्लांट पे बैठ गई, ठीक है, फिर उठ के दूसरे फ्लावर पे गई, ठीक है, तो यहाँ से ये ग्रेन्स उठा के इसमें डाली, यहाँ से ग्रेन्स उठा के इसमें डाली, तो पॉलिनेशन करती है, जिसकी वजह से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है। तो बीज का पॉलिनेशन का काम है। ईट पोलन नेक्टर, ठीक है, तो ये पोलन एक दूसरे को ट्रांसफर करती है और नेक्टर वहाँ से जूस, वहाँ से रस पीती है फूलों का। जेंटल इन नेचर एंड रेयरली स्टिंग, ये ज़्यादातर काटती नहीं है। लेग्स आर यूजुअली हिडन व्हेन फ्लाइंग, तो जब ये उड़ती है तो इसकी जो लेग्स होती है वो दिखती नहीं है। अब जो वेस्प्स है ना, इस पे कोई बाल नहीं होते, आपने देखा बी पे बाल है, लेकिन वेस्प में कोई बाल नहीं होते हैं। ये बाकी ये वेस्प कैसे ह्यूमंस को हेल्प करती है, ये तो पॉलिनेटर थी। वेस्प जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है, तो उस वजह से जो ह्यूमंस को क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, ओके।
और ये जो छोटे छोटे, जैसे मैं अभी रोटी खाऊंगी, छोटे छोटे दाने जो नीचे गिर गए ना, तो वेस्प आके खाएगी वो, ठीक है। एग्रेसिव एंड रेडी टू स्टिंग, लेकिन इससे क्या होती है, ये जो है ये काटती है, ये वो सुई जैसी डालती है अंदर, उससे लगती है। लेग्स हैंग डाउन व्हेन फ्लाइंग, जब ये उड़ती है तो इसकी टांगें दिखती हैं। तो ये फ़र्क थी बी और वेस्प में, और ये कीस्टोन स्पीशीज में आती है। और जो है बीज हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, आपको पता है बीज एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पे जाके बैठती है तो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन हो गया जब ट्रांसफर ऑफ ग्रेन्स होते हैं, पोलन्स होते हैं फूल्स में, तो उससे फ्लावर्स में, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है। विच लीड्स द रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम प्लांट स्पीशीज, और उससे डिजीज भी खत्म हो जाती है प्लांट स्पीशीज में जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है। डिक्लोफिनेक कॉजेज नर्वस एंड किडनी डिसऑर्डर इन वल्चर्स, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया। जो वल्चर्स होते हैं ना, वल्चर्स क्या करते हैं, वो इकोसिस्टम को साफ करते हैं, दैट आर द क्लींजर्स। वो इकोसिस्टम को साफ करते हैं, वो डेड बॉडी खाते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स होते हैं ना, वो उनको खाते हैं। कौन? वल्चर्स, ठीक है। और लेकिन वल्चर्स को देखा गया उनका हेड ड्रूप होता है और वो मर जाती है, रिसेंटली देखा गया। वो किससे होता है? उनको डिक्लोफिनेक से। अगर जो डेड बॉडी होती है एनिमल्स की या ह्यूमंस की, अगर उनने पेन किलर लिया होगा, ठीक है, जब एनिमल्स को बीमार होता है उनको हम पेन किलर देते हैं। डिक्लोफिनेक एक पेन किलर होता है। तो एक्लोफ्लेक एंड डिक्लोफ्लेक ये पेन किलर्स है वेटरनरी साइंस में भी, और ह्यूमंस को भी दिए जाते हैं, लेकिन वल्चर्स यूजुअली एनिमल्स, डेड एनिमल्स को खाती हैं। तो पेन किलर्स की वजह से जो ये जो डिक्लोफिनेक, फिर जब जानवर ज़्यादा बीमार होकर मरता है उसकी बॉडी में डिक्लोफिनेक रहता है, क्योंकि उसे दवाई खाई होती है, तो उस डिक्लोफिनेक से क्या होता है, वल्चर्स मर जाती है। तो फिर वेटरनरी साइंसेज में बैन किया गया इन पेन किलर्स को, किनको? डिक्लोफिनेक को, ठीक है। इसके बदले दूसरा एक ड्रग लाया गया। दे कंज्यूम डेड कैटल इन द फॉरेस्ट, वो जंगलों में जो मरे हुए जानवर होते हैं ना उनको खाते हैं। रेबीज डेथ डिजीज एज वल्चर्स ईट डेड बॉडीज ऑफ डॉग, मंकी, कैट एटसेट्रा विच कैरीज रेबीज वायरस। अगर ये बेसिकली इनको रेबीज वायरस भी होता है, क्योंकि अगर ये मरे हुए जो है कुत्तों को खाती है, मंकी को खाती है, कैट को खाती है। वल्चर्स हैव एंजाइम इन इंटेस्टाइन विच किल्स द वायरस, और इनके इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जो उस वायरस को किल करती है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ वल्चर्स दोज डेड एनिमल्स आर कंज्यूम्ड बाय वाइल्ड डॉग्स। तो वल्चर जब मर जाती हैं या उनका नंबर कम होता है, फिर वाइल्ड डॉग जो होते हैं ना वो भी डेड एनिमल्स खाते हैं। दोज डॉग्स मेट विद सिटी डॉग्स एंड डिजीज कैरीज ऑन थ्रू एनिमल्स, तो जब वाइल्ड डॉग्स मिलते हैं सिटी वाले टाउन के डॉग्स के साथ, तो फिर ये बीमारियां फिर जंगलों से आके फिर प्लेन एरियाज में आ जाती हैं। आप देखो कीस्टोन स्पीशीज की अगर हम बात करेंगे, ये कम होती है नंबर में। आपने देखा होगा, देखो ग्रास कितनी ज़्यादा होती है ना, घास कितनी ज़्यादा होती है, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। वैसे ही रैट्स कितने ज़्यादा होते हैं, बहुत स्पैरोज कितने ज़्यादा होते हैं। लेकिन टाइगर्स की अगर हम बात करते हैं, वो गिने चुने होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, हंड्रेड्स में होते हैं। तो कीस्टोन स्पीशीज जो होते हैं ना, वो लेस इन नंबर होती हैं, बट हैव डिसप्रपोर्शनली लार्जर इफेक्ट ऑन दिस नेचुरल नंबर। अगर रैट जो है ना, अगर रैट लैक्स में है, अगर 1 लाख कम भी होगा तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो टाइगर्स हैं, अगर वो कम ही होते हैं, जैसे कुछ 300 टाइगर्स हैं फॉर एग्जांपल, या 2000 टाइगर्स हैं, अगर उनमें से एक भी टाइगर मर गया ना, उसका एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट में। उसी को कीस्टोन स्पीशी बोलते हैं, जिनका बहुत बड़ा असर रहता है इकोसिस्टम पे, हालांकि वो कम होते हैं नंबर में। इन द एब्सेंस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज द एंटायर एनवायरनमेंट में कोलैप्स, ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज अगर नहीं होगी, अगर जैसे टाइगर्स हैं, ठीक है, लॉयनस है, लियोपर्ड्स है, अगर ये क्या होती हैं, अगर कीस्टोन स्पीशीज गायब हो जाएगी एनवायरनमेंट से, पूरा एनवायरनमेंट ही कोलैप्स हो जाएगा। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन, हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन, देयरफॉर नोन एज इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम। जैसे बीज है, बीज क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती है। अगर बीज मर गई ना, ये कीस्टोन स्पीशीज है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, उससे पूरी फूड चेन ही डिसरप्ट हो जाएगी, और इनको बोला जाता है इंजीनियर्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इनको इकोसिस्टम का इंजीनियर बोला जाता है कीस्टोन स्पीशीज को। अब इंपॉर्टेंट कीस्टोन स्पीशीज क्या क्या है, देखो टॉप लेवल प्रीडेटर्स में कौन कौन सा कीस्टोन स्पीशीज आता है? टाइगर है, लॉयन है, लियोपर्ड है, एलिफेंट है। पॉलिनेटर्स जैसे बटरफ्लाई है, होनी बीज है, ये भी कीस्टोन स्पीशीज है। कैल्प है ना, कैल्प एक फॉरेस्ट है, ये किस्म है एक फॉरेस्ट का, कैल्प फॉरेस्ट। अंडर वाटर एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी कैल्प प्लांट्स विच इज लार्ज ब्राउन एल्गी। कैल्प बेसिकली एक ब्राउन एल्गीज होते हैं विच ग्रो जनरली इन टेम्परेट एंड पोलर वाटर्स, टेम्परेट एरियाज में और पोलर वाटर्स में ग्रो होते हैं।
Kelp forests have very high biodiversity, support rich marine animals. Climate change leading to decline of these forests, leading to ocean acidification, increase in disease in marine animals and collapse in marine food chain. ये जो kelp क्या है, ये ब्राउन एल्गी है बेसिकली. अब इनका जब इनको हम kelp फॉरेस्ट बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा एल्गी उगते हैं, ग्रो होते हैं. जब उनकी जो है तादाद कम होती है तो इससे क्या हमें लगता है कि इससे ओशन एसिडिफिकेशन होती है, इससे मैरीन एनिमल्स में डिजीजेस बढ़ जाती हैं और मैरीन फूड चेन कोलैप्स हो जाती हैं. तो दीज वर द कीस्टोन एग्जांपल्स ऑफ कीस्टोन स्पीशीज. एक तो है ये टॉप लेवल प्रीडेटर्स, टाइगर है, लॉयन है, लियोपोर्ड है, एलिफेंट है, बटरफ्लाई है, होनी बी है, केल्प फॉरेस्ट है. केल्प फॉरेस्ट क्या है याद रख लेना, ये है लार्ज ब्राउन एल्गीज. ठीक है, ओके. They are good for many countries, sources of nutrients, especially iodine, decrease the spread of waves, storms and thus protect coastal ecosystem. ये kelp forests coastal ecosystem को जो है प्रोटेक्ट करती हैं. इसके बाद बात आती है फ्लैगशिप स्पीशीज की. नीलगिरी तहार जो है ना, मैंने आपको पढ़ा नीलगिरी तहार नीलगिरी बायोस्फीयर में होता है केरल में. नीलगिरी तहार एक फ्लैगशिप स्पीशीज है ऑफ मुकुर्ती नेशनल पार्क. मुकुर्ती नेशनल पार्क का जिक्र हमने कल भी किया. मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है. दे आर ब्रांड एम्बेसडर्स और आइकॉनिक स्पीशीज ऑफ नेशनल पार्क्स. फ्लैगशिप स्पीशीज होती है कि अगर हम उसको बचाएंगे ना, उसके अम्ब्रेला के अंदर उसको बचाते बचाते हंड्रेड्स ऑफ दूसरी स्पीशीज खुद बच जाती हैं. उनको फ्लैगशिप स्पीशीज बोलते हैं, अम्ब्रेला स्पीशीज भी बोलते हैं. दे आर ब्रांड एम्बेसडर्स या आइकॉनिक स्पीशीज ऑफ नेशनल पार्क. जैसे नीलगिरी तहार ये फ्लैगशिप स्पीशी है, ये यूजुअली पाई जाती है मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में. ठीक है, बात समझ में आ गई. देखो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे उन्हें नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए. इकोलॉजी एनवायरनमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए. मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, राइट. इसके बाद बात आती है पॉपुलेशन पिरामिड की. पॉपुलेशन पिरामिड में एज स्ट्रक्चर पिरामिड. देखो हम पॉपुलेशन पिरामिड जब देखते हैं ना तो 3 तरह के पिरामिड्स हमें दिखते हैं. जैसे पहले आता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब ये जो नीचे वाली एरिया है ना, ये बच्चे हैं. ये है ना, ये अडल्ट है जो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे. ठीक है, जिनकी मैरिजेबल एज होती है. ये ऊपर वाली ना, ये ओल्ड पॉपुलेशन होती है. ऐसे ही इसमें भी छोटे बच्चे, उसके बाद अच्छे रिप्रोडक्टिव फेज वाले और ओल्ड एज वाले, यंगर पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव एज वाले और ओल्ड एज वाले. ठीक है, अब देखो ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनमें पॉपुलेशन बच्चे बहुत पैदा होते हैं. उनमें ये वाला बहुत बड़ा होता है, नीचे वाला बेस. ठीक है, उनमें वाइड बेस होती है. फिर ऊपर जाके कम होता जा रहा है, आप देखो. और उसके बाद उनमें जो रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं ना, वो भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन नीचे वाले से कम होते हैं. एक जो औरत है उनके 5 बच्चे होते हैं. अब देखो बच्चे तो इसमें ज़्यादा अगर 3 औरतों के 15 बच्चे हो गए तो यहाँ पे ये वाइड बनेगा, ऊपर 3 ही औरतें होंगी. ठीक है, उसके बाद जो ओल्ड एज वाले होते हैं ना, उससे कम होते हैं. ठीक है, तो इसमें अभी भी पॉपुलेशन जो है बढ़ती है बहुत ज़्यादा. अच्छा, अब जैसे इंडिया में भी यही वाला पैरामीटर चलेगा क्योंकि हमारी नीचे वाली बेस बहुत नैरो है. जो ये है ना स्टेबल वाला, ये होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का. इसमें ये नीचे वाली ज़्यादा बच्चे नहीं होते. मतलब एक के अगर यहाँ पे 5 बच्चे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, फिर ये वाली एज में भी ठीक ठाक होते हैं, इसमें कम होते हैं. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, इनमें प्रेफर करता है कपल्स ज़्यादा शादी के बाद बच्चे ना ही हो 5 साल तक, या होंगी तो एक ही होंगी या लाइफ लॉन्ग एक ही बच्चा होगा. ठीक है, अब कपल में कौन है, 2 लोग हैं, बच्चा एक ही है, तो नीचे वाला कम होता है, ऊपर वाला ज़्यादा होता है रिप्रोडक्टिव वाला, और ओल्ड एज वाला भी अब कम हो रहा है. तो इसमें क्या होता है कि इनमें जो है जैसे चाइना में देख सकते हैं हम, वहाँ पे भी, लेकिन क्या है ये डिक्लाइनिंग वाला है. इंडिया जो है, इंडिया की यंग कंट्री है, इसमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं. जैसे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड है ना, ये अफगानिस्तान को सेंट्रल अफ्रीकन नेशंस में देखा जाता है, जिनमें वाइड बेस होती है और टैपरिंग टॉप होता है. बेल शेपर्ड जो है, ये बेल शेपर्ड बोलते हैं, ये वाला स्टेबल वाला. जैसे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन किन की होती है, मोर वर्किंग एज पॉपुलेशन, हाईली डेवलप्ड इकॉनमी. एग्जांपल इंडिया में मोर वर्किंग एज होती है. जर्मनी, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, दे ऑप्ट फॉर प्रो नेशनलिस्ट पॉलिसीज एनकरेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. इंडिया विल डू फैमिली प्लानिंग. इंडिया ने जो है फैमिली प्लानिंग भी करता है इंडिया, क्योंकि उसमें इनमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे और ये कम होते थे. लेकिन अभी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बन गया है. ये तो
पहला का है ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे। अदरवाइज अभी हालत ये है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो नीचे बेस वाइड है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में फिर भी बेस वाइड है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। इंडिया उनमें एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे वहाँ पे नीचे वाली बेस बहुत कम हो गई है, उनके पास यंग पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। अगर चाइना की बात करें वो भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। यूएस की बात करेंगे आप, जापान की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी का तो मैंने आपको बताया कि जब बहुत सारी स्पीशीज़ इंटरेक्ट करते हैं आपस में, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। बायोस्फीयर का भी मैंने बताया, नैरो जोन ऑफ अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो सपोर्ट करेगा लाइफ को, जहाँ पे तीनों स्फीयर्स मिलते हैं आपस में, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे इंटरेक्शन के बारे में, बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आई थिंक आज सफिशिएंट है इतना। और डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, शैल आई कंटिन्यू और नॉट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।